नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इसमें हम लोग आज संविधान का इतिहास पढ़ने वाले दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आता है पार्ट इसका। देखिए, हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, हम इसमें जितना भी पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, बेसिक के साथ पढ़ेंगे। मैं आपको एक फैक्ट नहीं देने वाला हूँ, मैं आपको ये नहीं कहने वाला हूँ कि आप ये पढ़ के जाओ, ये एग्जाम में आ जाएगा। मैं आपको कंसेप्चुअल बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे भारत के संविधान चला। आज का हमारा टॉपिक होगा संविधान का इतिहास का पार्ट 1 में आपको बताने वाला हूँ। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत के संविधान की कहानी स्टार्ट होती है आपका सन 1600 ईस्वी से। क्यों होती है? इस दिन ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 31 दिसंबर 1600 को एक रॉयल चार्टर प्राप्त किया। इस चार्टर के अनुसार उसे पूर्व में व्यापार करने का लाइसेंस प्राप्त हो गया। पूर्व में माने कि ईस्ट में, तो इसलिए इसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोल दिया गया। अब ये कंपनी ईस्ट में जाकर यानी कि अपने से पूर्व में जाकर व्यापार कर सकती थी। पूर्व में कौन देश पड़ते थे? भारत, चीन, इंडोनेशिया वगैरह, ये सब आपका पूर्व में आता था। ब्रिटेन से पूर्व में वे लोग यहाँ आ गए। ठीक दोस्तों, जब इससे चार्टर प्राप्त किया इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ अधिकार करने के लिए, यहाँ पर व्यापार करने के लिए, तो उस दौरान 1600 ईस्वी से लेकर 1764 तक 65 तक कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत क्या नहीं हुई? क्योंकि देखिए, भारत को तब तक सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। सोने की चिड़िया मतलब भारत उस टाइम रिच, अमीर देशों में से एक था। और ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे साथ व्यापार कर रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी रिच हो गई थी। काफ़ी पैसा था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और उस पैसे का इस्तेमाल ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी राजनीतिक स्थिति और मिलिट्री को स्ट्रांग बनाने में किया। उसने अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग किया इस बीच, और अपनी राजनीतिक शक्तियों को बढ़ावा दिया। इन्हीं के दम पर उन्होंने 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध जीत लिया था। अपनी मिलिट्री की पावर से उन्होंने बक्सर का युद्ध जीता 1764 ईस्वी में। इस युद्ध के बाद अब तस्वीर बदलना स्टार्ट हो गई थी। क्या हुआ कि जब 1764 में बक्सर का युद्ध हो गया, उसके बाद 1765 ईस्वी में, दोस्तों याद रखना होगा आपको, 1765 ईस्वी में एक इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि आपका शाह आलम द्वितीय के साथ होती है। जब मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, उनके साथ इलाहाबाद की संधि होती है। इस संधि के मुताबिक अब ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट प्राप्त हो गए। कहाँ कहाँ के दीवानी राइट प्राप्त हो गए उनको? उन कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट प्राप्त हो गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा। दीवानी अधिकार का मतलब था कि अब कंपनी को यहाँ पर टैक्स कलेक्शन का अधिकार प्राप्त हो गया। आप कहानी देखो, कहानी में क्या हुआ कि एक अमीर देश के सबसे अमीर हिस्से में, सबसे अमीर हिस्सा कौन था उस टाइम? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। सबसे ज्यादा व्यापार यही होता था। अमीर देश के सबसे अमीर हिस्से का टैक्स कलेक्शन का राइट अब ईस्ट इंडिया के हाथों में आ गया, यानी कि वो और ज्यादा अमीर हो गए। बहुत पैसा आया दीवानी से, बहुत पैसा मिलने लगा। लेकिन जब पैसा आया तो वहां पे करप्शन भी साथ में आने लगा। अब जो पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जाना चाहिए था, अब वो पैसा किसके हाथ में जा रहा था? उसके ऑफिसर्स करप्ट होते चले गए और ऑफिसर्स अमीर होते चले गए, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी। इस सब के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो उधार में चली गई। किस में चली गई? उधार। ईस्ट इंडिया कंपनी पर उधार चढ़ता चला गया क्योंकि ऑफिसर्स करप्ट हो गए थे। इस उधार के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी जाती है ब्रिटेन, और ब्रिटेन में पार्लियामेंट के सामने कहती है कि हमारी मदद कर दो। तो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट कहती है यार ये किस तरह की कंपनी है, हमने इसको वहाँ प्रॉफिट कमाने के लिए भेजा और ये तो अपने आप उधार में आ गई है, तो अब क्या किया जाए? उन्होंने कहा चलो यार ठीक है हम करते हैं, लेकिन हम आपको रेगुलेट करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से कंपनी का रेगुलेशन स्टार्ट होता है। इसलिए हर बार रेगुलेटिंग एक्ट पास हुए, क्योंकि रेगुलेशन स्टार्ट हुआ, कंट्रोल और रेगुलेट करना स्टार्ट किया, तो जो एक्ट पारित किए गए उस दौरान उनको रेगुलेटिंग एक्ट बोला गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इन एक्ट को चार्टर एक्ट के नाम से भी जाना गया। क्यों? क्योंकि कंपनी जब आई थी 1600 ईस्वी में, तो वो चार्टर एक्ट के थ्रू लेकर आई थी। वो ब्रिटेन से चार्टर एक्ट लेकर आई थी, इसलिए आने वाले सभी एक्ट को चार्टर एक्ट भी बोला गया और रेगुलेटिंग एक्ट भी बोला गया। तो इसी क्रम में आपके पास सबसे पहला एक चार्टर एक्ट निकाला गया, जिसको हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 बोलते हैं, वो पास किया गया। अब कहानी देखिए कैसी हुई। कंपनी ने कहा कि यार वो
ब्रिटिश पार्लियामेंट कहती है कि कंपनी को कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, लेकिन रेगुलेट करे कैसे, रेगुलेट कैसे किया जाए, उस कैसे के लिए उसने कहा यार कंपनी आप एक काम करो, आप एक कंट्रोल बोर्ड बनाओ, आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बनाओ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आप इंडिया में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाओ, उसके मेंबर अब कंपनी ही मेंबर चुनती थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही उसके मेंबर भी चुनती थी और भारत में ही वो मेंबर बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था। इसके जो मेंबर थे ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करते थे। ये किसको रिपोर्ट करते थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो यहाँ तक हमारी थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई। फिर उसके बाद उन्होंने और बात सोची, उन्होंने सोचा कि अब एक काम करते हैं, भारत में सबसे पहले एक सेंट्रलाइजेशन करते हैं, केंद्रीयकरण करते हैं शक्तियों का। क्यों? क्योंकि केंद्रीयकरण अगर एक बार हो जाएगा तो कंट्रोल ईजी हो जाएगा। यही बात थी, वहाँ यूनिटरी सिस्टम था, वही सिस्टम अब भारत में लगाना चाहते थे कि यार एक केंद्रीय स्टार्ट करते हैं, केंद्रीयकरण स्टार्ट कर देते हैं। तो उन्होंने केंद्रीयकरण स्टार्ट करने के लिए क्या किया कि अगर आप भारत को देखते हो तो उस टाइम पर भारत में 3 प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी। एक बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी, एक मद्रास की प्रेसिडेंसी हुआ करती थी और एक आपका बंगाल की प्रेसिडेंसी थी। तीनों प्रेसिडेंसी में अपने अपने गवर्नर हुआ करते थे, बॉम्बे के गवर्नर, मद्रास के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर। हर गवर्नर के पास 2 शक्तियाँ थी, एक कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव की शक्ति थी, दूसरा विधायिका यानी कि लेजिस्लेटर की शक्ति थी। हर एक गवर्नर के पास, बॉम्बे, मद्रास, चाहे बिहार, बंगाल, तीनों के पास शक्तियाँ थी। अब इन्होंने सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया। इस दौरान उन्होंने क्या किया कि जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर की विधायी शक्तियाँ थी वो अब उन्होंने बंगाल के गवर्नर को देना स्टार्ट कर दिया। बात शब्दों पे ध्यान देना है फ्रेंड्स, देना स्टार्ट किया था, अभी केवल स्टार्ट हुआ था, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, शुरू कर दिया देना। कौन सी शक्तियाँ? विधायी शक्तियाँ केवल। किसकी? बॉम्बे और मद्रास की विधायी शक्तियाँ बंगाल के गवर्नर को देना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर था अब वो पावरफुल हो गया। जब गवर्नर पावरफुल हो गया तो अब उसको और दोनों गवर्नर थे यानी कि बॉम्बे और मद्रास से गवर्नर से अलग दिखाना था। दिखाने के लिए उसका नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। बात समझ में आई? तो अब बंगाल में गवर्नर नहीं रहा, बंगाल का हो गया गवर्नर जनरल। और पहले गवर्नर जनरल कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग बने। ये हुआ। अब जब गवर्नर जनरल बंगाल के बन गए, अब बंगाल के गवर्नर जनरल के पास क्या क्या आ गया था? देखो, लेजिस्लेटिव पावर आ गई थी बहुत ज़्यादा, विधायी शक्तियाँ तो बहुत ज़्यादा थी और एग्जीक्यूटिव शक्तियाँ थी ही। तो बंगाल का गवर्नर जनरल का काम थोड़ा सा आसान किया गया कि यार चलो लेजिस्लेटिव तो आप संभाल ही रहे हो, तो एग्जीक्यूटिव जो पावर है इसके लिए हम आपके लिए एक 4 मेंबर की काउंसिल आपको दे देते हैं। एक 4 मेंबर की हम काउंसिल बनाते हैं, वो आपका ये काम संभाल लेगी एग्जीक्यूटिव का। तो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई 4 मेंबर की, जिसको कलकत्ता काउंसिल के नाम से भी जाना जाता था। ये बना दिया, काउंसिल ने काम संभालना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये जो एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका की जो काउंसिल थी, ये लेजिस्लेटर का यानी कि विधायी काम भी करने लगती थी, ये विधायी काम भी करती थी थोड़ा थोड़ा। तो यानी कि यहाँ आप समझोगे कि उस दौरान जो कार्यपालिका थी वो विधायिका से स्ट्रांग थी। ओके, यहाँ देखो ना, जो कार्यपालिका है 4 मेंबर की, ये विधायी काम भी संभाल रही है, यानी कि कार्यपालिका आपका विधायिका से ऊपर थी उस टाइम। लेकिन अगर आज देखोगे, आज क्या हुआ? आज आपका विधायिका ऊपर है कार्यपालिका से। आप मेंबर चुनते हो विधायिका के, वो अपने से कार्यपालिका बनाते रहो, कार्यपालिका विधायी के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था, उस टाइम एग्जीक्यूटिव होते थे, वही विधायिका का काम भी कर लेते थे। तो पावर में चेंज हो गया, पहले कार्यपालिका स्ट्रांग थी, आज विधायिका स्ट्रांग है। ये कैसे हुआ? यही हम इस इतिहास में, संविधान का इतिहास पढ़ाया ही इसलिए जाता है कि कैसे शक्तियों का बंटवारा होता चला गया, कैसे एग्जीक्यूटिव की शक्तियां कम होकर विधायिका की शक्तियां बढ़ती चली गई। तभी तो ट्रू डेमोक्रेसी आती है। ये यहीं से दिखाया जाएगा, यही हमें इतिहास को इसी मुद्दे नजर पढ़ना है। तो अब ये सब तो हो गया। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, एक काउंसिल बना दी गवर्नर जनरल की, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसके साथ उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की। 1773 में बात की गई, लेकिन इसे कलकत्ता में 1774 में बनाया गया सुप्रीम कोर्ट को। यहाँ से प्रॉब्लम, थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के फैक्ट है, अगर आप देखोगे उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था और एक आपका 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपका इलीजहा इम्पे थे और अन्य 3 न्यायाधीश जो थे उनका नाम आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, अदरवाइज मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताऊंगा अगर आपको आंसर नहीं आता है तो। लेकिन सलाह तो यही है कि आप खुद भी रिवाइज करें, थोड़ा सा पढ़ें कि आपने पढ़ा हुआ है, उन तीनों के नाम आप लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने एक दिक्कत पैदा कर दी। क्या दिक्कत होगी? सुप्रीम कोर्ट बना यहाँ और यहाँ पे गवर्नर जनरल की काउंसिल थी। अब सुप्रीम कोर्ट भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करती थी, ये भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते थे। ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर को कंट्रोल करता था और ये दोनों कंट्रोल करने लगे ईस्ट इंडिया कंपनी को। इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट और काउंसिल के बीच में लड़ाई होने लगी मुद्दों को लेकर, क्योंकि कोई शक्ति का बंटवारा नहीं था प्रॉपर कि कौन से मुद्दे कौन संभालेगा। इसी चीज़ को देखते हुए ये मामला पहुंचता है आपका ब्रिटेन में। तो वहाँ से क्या होता है, एक नया एक्ट पारित होता है 1781 का, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला गया। वो इसी मुद्दे पर बेस्ड था। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि यार जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसकी ताकत को थोड़ा कम कर दिया गया। उसको कहा कि सुप्रीम कोर्ट भैया आप जरा थोड़ा सा शांत रहो, इन मुद्दों पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसको काम करने दो, आप बीच में टांग मत अड़ाओ। तो शक्तियों का विभाजन हो गया। किस किस के बीच में? सुप्रीम कोर्ट और काउंसिल के बीच में। अब देखो सुप्रीम कोर्ट क्या था? जुडिशियरी, न्यायिक, और ये था एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। बाद में आपका 1700 ये इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक है, ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 होगा। ठीक है, गलती से 84 लिखा गया है, 1781 होगा। 1781 में पास हुआ था। इस एक्ट में जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। एक लाइन खींच दी गई, इससे इधर सुप्रीम कोर्ट, इससे इधर एग्जीक्यूटिव काम करेंगे। यही शक्तियों का विभाजन आगे चलकर आपके संविधान में अनुच्छेद 50 में आपको देखा होगा। संविधान में अनुच्छेद 50 कहता है शक्तियों का विभाजन किस किस के बीच में? एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन कर दिया गया उसी में। तो ये 1781 का सेटलमेंट एक्ट ही आगे चलकर हमारा उसका बेस तैयार करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने केवल इतना ही रखा है, ये इसीलिए ताकि बल्क ना हो जाए, बहुत ज़्यादा है ये इतिहास। अगर आप ऐसे समझोगे तो आपको फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये चीज़ ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। एक दो बार आप सुन लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर आप लिख लोगे तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। मैं जो आपको बोल रहा हूँ अगर आप लिखते हो तो आपको कभी फैक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारे पास इतना ही डेटा है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नया चैनल है हमारा, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आता है। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।